हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं टीजीटी 2005 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अपने सारे ही टॉपिक्स को जितने भी पेपर में पूछे गए थे, और साथ में ही बात करेंगे कि इनके आंसर्स क्या हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ूंगी जिनके आंसर्स मुझे लगता है कि आपको मालूम होंगे, क्योंकि हम लोगों ने टीजीटी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया है और अब हम लोग बात कर रहे हैं पीजीटी के बारे में, यानी कि हमारा पीजीटी का सिलेबस हमने स्टार्ट कर दिया है। साथ में ही सीटेट की भी नोट्स को मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, सो दैट आप उस वाले एरिया में भी अपने आप को आगे तैयार कर सके, क्योंकि आगे के एग्जाम्स में वो भी एड ऑन होने वाला है। क्योंकि इस एग्जाम में जो अभी जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी है 2021 वाली, इसमें हालांकि ऐड नहीं किया गया है, बट आगे आने वाले टाइम में आपको सीटेट या फिर यूपी टेट को क्लियर ये लोग मांग सकते हैं आयोग वाले, तो इसीलिए हम लोग उसके लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो फिलहाल हम बात कर लेते हैं टीजीटी 2005 के क्वेश्चन पेपर के बारे में। इसमें हमने न्यूट्रिशन के पार्ट को अवॉइड किया है, क्योंकि हम उसके ऊपर प्रीवियस वीडियोस में प्रॉपर एक अलग से वीडियो बना चुके हैं, इसीलिए उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। संदर्भ व्यक्ति की आयु वर्ष होती है। जो एक रेफरेंस पर्सन होता है, जो रेफरेंस एज दी हुई होती है हमारे आरडीए में, उसकी एज क्या होती है? तो इसका ऑप्शन है 20 to 50 एज ग्रुप, 20 to 39, 25 to 55, 25 to 60। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 20 to 39 जो हमारी एज ग्रुप है, इसको रेफरेंस मैन या फिर रेफरेंस वुमेन की एज माना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक प्राथमिक चिकित्सा देने वाले व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो हमारी एक व्यक्ति जो कि प्राथमिक चिकित्सा देता है, यानी कि जो भी फर्स्ट एड प्रोवाइड करता है, उसे क्या नहीं करना चाहिए? पुनः चोट से बचाने और स्थिति को बिगाड़ देना, घायल व्यक्ति की यथासंभव आराम देना, जल्दी से जल्दी घायल व्यक्ति को व्यावसायिक चिकित्सायक सेवा के अधीन करना, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बांधी गई पट्टी को खोलकर चोट की जांच करना। तो इसमें से क्या चीज है जो उसे नहीं करनी चाहिए? देखिए, पुनः चोट से बचाना और स्थिति को बिगड़ने देना नहीं होगा, यहाँ पे बिगड़ने न देना होगा बल्कि। तो उसको ऐसा करना है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें पूछा है, नेगेटिव पूछा है कि क्या नहीं करने देना है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। फिर उसके बाद है ऑप्शन 2, घायल व्यक्ति को यथावस्था आराम देना, तो उसको आराम भी देना उसका कर्तव्य बनता है, तो हमारा ये भी ऑप्शन नहीं होगा। जल्द से जल्द घायल व्यक्ति को व्यावसायिक चिकित्सीय सेवा के अधीन करना, यानी कि हॉस्पिटलाइज करना, तो ये भी उसका करने का कर्तव्य होता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। और हमारा लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बांधी गई पट्टी को खोलकर चोट की जांच करना। हाँ, ये हमारा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ऐसा करने से वहां पर काफी सारे बैक्टीरियाज और वायरसेस लग सकते हैं, और साथ में ही जो हमारा जो ब्लीडिंग हो रही है वो भी इंक्रीज हो सकती है, तो इसीलिए ये नहीं करना चाहिए फर्स्ट एड पर्सन को। ये जो काम है वो आपका डॉक्टर कर सकते हैं जब पर्सन हॉस्पिटल में प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए पहुंचता है, क्योंकि वो आगे के ट्रीटमेंट के लिए जांच करते हैं, देखते हैं, तो उनको वो पट्टी खोलने की अनुमति होती है, बल्कि फर्स्ट एड वाले व्यक्ति को ये अनुमति नहीं होती है। तो हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन 3 के बारे में। एक वयस्क व्यक्ति की धड़कन की औसत दर है, एक जो व्यक्ति है उसके औसत कितनी बार धड़कता है प्रति मिनट? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 8, 70 टाइम्स पर मिनट, 72 टाइम्स पर मिनट, 75 टाइम्स पर मिनट और 80 टाइम्स पर मिनट। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, 72 टाइम्स पर मिनट। एक वयस्क व्यक्ति यानी कि एक एडल्ट पर्सन का हार्ट बीट पर मिनट 72 टाइम्स होती है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। वह स्थिति जिसमें प्राथमिक चिकित्सा देने वाले को उच्चतम प्राथमिकता देनी चाहिए। स्त्राव अवरोध देनी चाहिए है। स्त्राव अवरोध, गंभीर रूप से जलना, औसत स्त्राव, रक्तस्राव, बहुअस्थि भंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है स्त्राव अवरोध, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा देने वाले व्यक्ति को सबसे पहले अधिक प्राथमिकता स्त्राव अवरोध को देनी चाहिए। जब भी मतलब जो ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकने के लिए, क्योंकि जब ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है तो व्यक्ति को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि गंभीर रूप से जलना,
उस टाइम पर आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, बट व्यक्ति की जो सांसें हैं वो चल रही होती हैं। औसत रक्तस्राव में यानी कि एवरेज जब ब्लीडिंग हो रही है तो भी ज्यादा आपको टेंशन लेने की चीज नहीं है, और बहुअस्थि भंग में भी। लेकिन जब बहुत ज्यादा आपका ब्लीडिंग होने लगती है, कहीं चोट लग जाती है, तब व्यक्ति को सबसे पहले हम उस व्यक्ति को तवज्जो देते हैं, क्योंकि अदरवाइज उसकी वहां पर डेथ हो सकती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वयस्क के लिए सामान्य रक्तदाब है, एक एडल्ट पर्सन का नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? इसका सही आंसर डायरेक्टली, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका सही आंसर है 90 to 120 by 60 to 85 mmHg। तो आपको इसकी यूनिट भी याद रखनी है, और इसको ये भी याद रखना है कि 90 to 20 by 60 to 85 इसका सही आंसर है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। खुले घावों के लिए प्राथमिक चिकित्सा देते वक्त घुसी हुई वस्तुओं को निकालना चाहिए, टूटे हुए हिस्सों को हटाना चाहिए, निसारी अंगों को बदल देना चाहिए, चोट को गेज से ढक देना चाहिए। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, टूटे हुए हिस्सों को हटा देंगे तो हड्डी, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। निसारी अंगों को बदल देना चाहिए, ऐसा भी आप नहीं कर सकते हैं प्राथमिक चिकित्सा की, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है। चोट को गेज से ढकना भी नहीं चाहिए। सही आंसर है घुसी हुई वस्तुओं को निकाल देना चाहिए। जैसे कि कार एक्सीडेंट हो रखा है आपके सामने, तो आप क्या करेंगे, जो कांच लगे हुए हैं व्यक्ति के, या फिर झाड़ियों में फंसा हुआ है, तो आप उस सिचुएशन में आप उन चीजों को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 7। पट्टियों को वर्गीकृत किया जाता है इनमें। हम पट्टियों वाला पूरा ऑप्शन टॉपिक पढ़ चुके हैं अच्छे से, जिसमें हमने बहुत सारी टाइप की पट्टियों को पढ़ा था। तो इसमें सही आंसर आपका आएगा त्रिकोणीय और गोल पट्टियां। इन त्रिकोणीय और गोल पट्टी के दो टाइप्स में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, और बाकी इसमें बहुत सारी और भी हमने पट्टियां पढ़ी थी। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको इसका आंसर पता होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। एक व्यक्ति जिसके कपड़ों में आग पकड़ ली हो की मदद के लिए हमें करना चाहिए? जल द्वारा आग को बुझाना चाहिए, उस व्यक्ति को चारों ओर दौड़ाना चाहिए, उसकी ओर जाते हुए कंबल, कालीन या कोट ले जाना चाहिए उसकी तरफ, या फिर आहत को नहीं डुलाना चाहिए। मतलब जो व्यक्ति को चोट लगी है उसको हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। इनमें से क्या करना चाहिए? तो इसका सही ऑप्शन है उसकी ओर जाते हुए कंबल, कालीन या फिर कोट को लेना चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। निम्नलिखित में से किस एक घटक का प्रभाव भोजन को पसंद पर नहीं पड़ता है? मीडिया, संस्कृति, अभिजात वर्ग या फिर गुणवत्ता। ऐसी कौन सी चीज है जो आपके फूड चॉइस को अफेक्ट नहीं करती है? तो इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि ये बहुत जर्नल सा और इजी सा क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि हमारी जो फूड चॉइसेस हैं वो बहुत सारी चीजों से प्रभावित होती हैं। तो अगर आप देखेंगे, जैसे कि मैं आपको थोड़ा क्लू दे देती हूँ कि आपके जैसे टेलीविजन पर आपका ऐड आता है कि पर्टिकुलर मैगी में ये वाला फ्लेवर ऐड हुआ है, या फिर आपके कोई पर्टिकुलर चिप्स जो आपको फेवरेट है उसमें और एक फ्लेवर ऐड हुआ है, तो आप क्या करते हैं, आप उसको ट्राई करते हैं। तो इससे क्या होता है, जब आप ट्राई करते हैं तो आपका फ्लेवर चेंज होता है और आपकी पसंद पर प्रभाव पड़ने लगता है। इसी तरीके से आपकी पर्टिकुलर चीज की जो गुणवत्ता होती है, जैसे कि अगर आप डोमिनोज का या फिर पिज्जा हट का पिज्जा टेस्ट करते हैं, तो उसमें क्वालिटी वाइज और उनके एक्सपेरिमेंट्स के कारण बहुत सारा फ्लेवर में चेंजेस होते हैं, जो आपके बाकी आप रेस्टोरेंट या फिर होटल्स में वो चीजें आपको नहीं मिलती है। तो गुणवत्ता भी आपकी पसंद को प्रभाव डालती है। अभिजात वर्ग भी आपकी गुणवत्ता को प्रभावित करता है। तो बचा ऑप्शन आपका संस्कृति आपके जो टेस्ट है उस पर इफेक्ट नहीं डालती है, क्योंकि आपका कल्चर और आपके टेस्ट इन दोनों में डिफरेंस होता है, और दोनों एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती हैं। एक जरूरी नहीं है कि मतलब पर्टिकुलर कल्चर का पर्सन किसी और कल्चर के फूड को पसंद ना करे, ये आपके टेस्ट बर्ड्स पर डिपेंड करता है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ज्ञान है, इसमें सीधे सीधे आपसे पूछा है ज्ञान क्या है? मानवीय स्रोत, गैर मानवीय स्रोत, नवीनीकरण स्रोत, गैर पारंपरिक स्रोत। हमने जब होम मैनेजमेंट पढ़ा था तो उसमें हमने ये सारे ही ऑप्शंस पढ़े थे। तो इसमें हमारा सही आंसर है मानवीय स्रोत है ज्ञान हमारा, ये हमने अपनी वीडियो में देखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, टाइफाइड किस माध्यम से फैलता है? अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आपको क्लियरली मालूम होगा कि टाइफाइड
टाइफाइड किस माध्यम से फैलता है, क्योंकि हमने टाइफाइड भी पढ़ा हुआ है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे और आपका जो सही आंसर होगा उसे मैं पिन कर दूंगी, सो दैट जिनको नहीं पता है वो लोग उस आंसर को लर्न कर पाएंगे। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 आता है, FPO मानक चिन्ह किसकी गुणवत्ता के लिए है। FPO, इसका पहले तो आप फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि हमने FPO और आपका एग्री मार्क ये सारे ही चीजें अपने प्रीवियस वीडियोस में देखी हुई हैं। तो पहले आप मुझे FPO मानक चिन्ह का फुल फॉर्म बताएंगे क्या होता है, और फिर बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या है, किसके लिए इसकी गुणवत्ता का ये वाला चिन्ह यूज किया जाता है, किसके लिए, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। पारिवारिक सदस्यों के लिए सिलाई और बुनाई करने वाली एक पत्नी उदाहरण है इसका। वास्तविक प्रत्यक्ष आय का, अवास्तविक प्रत्यक्ष आय का, धन आय का या आत्मिक आय का। अगर आपने होम मैनेजमेंट की सारी वीडियोस देखी होंगी तो आपको ये पता होगा कि वास्तविक आय क्या होती है और प्रत्यक्ष आय क्या होती है या फिर आत्मिक आय क्या होती है, तो ये सारी चीजें आपको पता होंगी। तो इसमें यहाँ पर बस चीज को थोड़ा सा इनडायरेक्टली पूछ लिया गया है कि एक परिवार के सदस्यों के लिए सिलाई और बुनाई करने वाली पत्नी, यानी कि एक पर्सन है, उन्होंने उसको एक एग्जाम्पल में कन्वर्ट कर दिया है। एक पर्सन है जो कि सिलाई और बुनाई करके अर्निंग करता है, तो वो किस तरीके की जो वो अर्निंग है वो किस तरीके की है, वो उसकी वास्तविक प्रत्यक्ष आय होती है, क्योंकि उसने वो काम किया और उसको इनकम मिल गई, तो वो उसकी रियल और डायरेक्ट इनकम होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। निम्नलिखित में से किस प्रकार का लेखा भविष्य के लिए योजना बनाने में सहायक होता है। दैनिक लेखा, साप्ताहिक लेखा, मासिक लेखा या फिर वार्षिक लेखा। मतलब कौन सा जो भी आप बजट बना रहे हैं, जो भी आप अपने पास सारा कैलकुलेशंस रखते हैं, वो आपके फ्यूचरिस्टिक गोल को डेवलप करने के लिए इनमें से क्या इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, दैनिक लेखा नहीं होता, साप्ताहिक नहीं होता, वार्षिक बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन मासिक जो होता है वो एवरेज टाइम के लिए बनता है, जो कि आपके पर्टिकुलर आगे फ्यूचर में होने वाले चेंजेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 15, किस प्रकार के बैंक खाते में धनराशि एक निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है। हमने इस टॉपिक को भी अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ है, तो इसका सही आंसर मैं आपको डायरेक्ट बताती हूँ, सावधि जमा लेखा। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको भी आंसर पता होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 16, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब प्रभाव में आया। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बहुत इजी आंसर है और डायरेक्ट आंसर है, इसको हम पढ़ चुके हैं, 2 से 3 वीडियोस में हमने इसको बार बार डिस्कस किया था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन 17 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन नम्यता दर्शाता है। इसका ऑप्शंस हैं आपके। नम्यता मीन्स होता है सॉफ्टनेस, कौन सी चीज दर्शाती है, तो इसमें है उदग्र रेखाएं, एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं, तिरछी रेखाएं या फिर वक्र रेखाएं। तो इसका सही आंसर है आपका वक्र रेखाएं नम्यता दर्शाती हैं। वक्र रेखाएं बादलों, फूलों, पंखुड़ियों और घुमावदार नदी नालियों को आदियों की इनकी याद दिलाती हैं, फिर उनको रिप्रेजेंट करती हैं। प्राचीन स्थापत्य कला में गुंबदों को बनाने के लिए भी इन्हीं रेखाओं का, वक्र रेखाओं का यूज किया जाता था। सभी कलाकृतियों में इन रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए क्योंकि ये नम्यता दर्शाती हैं, इसीलिए इनको यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा रंग गौरवशाली, प्रभावशाली और संपन्न माना जाता है। देखिए, हम लोगों ने इस बारे में भी बात की थी अपनी प्रीवियस वीडियो में, जब हमने कंटेंट पढ़ा था। उस टाइम पर कई लोगों को लगा होगा कि ये कलर्स की इन चीजों को मैम क्यों बता रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, उससे भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि जब हम कंटेंट तैयार कर रहे होते हैं तो हम ये क्वेश्चन बैंक को लेकर नहीं बैठते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स को लेकर नहीं बैठते हैं, बल्कि हमारा मोटिव होता है कि हम ऑल ओवर सारी चीजों को कवर कर सकें। और देखिए, हमने जो पढ़ा उसमें से कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मतलब मैं अगर यहाँ अगर ऑन एन एवरेज कहूँ तो 80 to 85% हमारा जो पेपर है वो हम पढ़ चुके हैं, और बाकी जो चीजें बची हुई हैं उनको भी हम आने वाली वीडियोस में बिल्कुल कवर कर लेंगे। तो जो पीजीटी वाले स्टूडेंट्स हैं वो टीजीटी का भी सिलेबस देखें, और जो टीजीटी वाले स्टूडेंट्स
इंपॉर्टेंस है वो पीजीटी का भी देखें, क्योंकि होम साइंस इज होम साइंस, उसको आप ज्यादा पढ़ लेंगे या फिर थोड़ा आप बेसिक से पढ़ लेंगे तो उसमें आपका नुकसान नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर फायदा ही रहेगा। तो आपका इसका सही आंसर है बैगनी रंग, जो कि गौरवशाली, प्रभावशाली और संपन्नता को दर्शाता है। फिर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 19। टुकड़ों को जोड़कर जब एक वस्त्र बनाया जाता है तो उसे इस रूप में वर्गीकृत किया जाता है, संरचनात्मक, सजीव, सजावटी या फिर अमूर्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर है सजावटी, यानी कि जैसे आप देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स को, डिफरेंट डिफरेंट मोटिव्स को जब हम लेकर उससे पैच वर्क को तैयार करते हैं, फिर किसी भी कर्टेन को तैयार कर रहे हैं, कोई भी पर्टिकुलर आप एक वॉल पैनल तैयार कर रहे हैं, तो वो देखने में कितना अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि वो डेकोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया जाता है। फिर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 20। एक अभिकल्प यानी कि डिजाइन या फिर परिधान के अंदर की सभी संधियों के बीच में संबंध को कहा जाता है, लय, समरसता, अवधारणा या फिर अनुपात। इनमें से सही आंसर क्या होगा? जब भी मतलब एक फैब्रिक को बनाया जाता है या फिर कोई भी डिजाइन को बनाई जाती है तो इनके बीच में एक जॉइंट होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अनुपात। जब हम लोग मतलब अनुपात जब होता है, जब सही आपका रेशियो रखा जाता है चीजों का, तो उसमें हार्मनी शो होती है और वो देखने में और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। फिर है हमारा क्वेश्चन 21। अधिकांश लोग कपड़े में इस गुण को देखते हैं। क्या ऑप्शन होगा? बहुत ही इजी और डायरेक्ट क्वेश्चन है। जब भी हम फैब्रिक खरीदने जाते हैं, कोई भी कपड़ा खरीदते हैं, तो हम क्या कहते हैं? कपड़ा कंफर्टेबल बनाइएगा, मतलब कंफर्टेबल दीजिए, ऐसे तरीके के शब्दों का हम यूज करते हैं। शुद्धता है, उसका निर्माण है, बाह्य आकृति, ये सेकेंडरी चीजें होती है, बट फैब्रिक शुड बी कंफर्टेबल सो दैट आप अपना डे टू डे चोर्स को अच्छी तरीके से कर पाए, अपने कामों को अच्छी तरीके से कर पाए। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। देन वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 22, दैट इज निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा तौलिया के लिए उपयुक्त होता है? सूती, नायलॉन, टेरिलीन या फिर डेक्रॉन। देखिए, जितने भी मैनमेड फाइबर्स हैं, दे आर नॉट सुटेबल फॉर द टावल पर्पस, क्योंकि वो आपके उसमें एब्जॉर्बेंसी ज्यादा अच्छी नहीं होती है और वो आपकी बॉडी पर रैशेस दे सकते हैं। तो जो सूती यानी कि जो कॉटन है वो बेस्ट है आपका कपड़ा तौलिया के लिए, क्योंकि उसमें एब्जॉर्बेंसी अच्छी होती है, नेचुरल फाइबर है जो कि आपकी बॉडी को ज्यादा आराम पहुंचाता है। फिर हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 23। कपड़ों की खरीदारी के लिए दिन का कौन सा समय उपयुक्त होता है? प्रातः का समय, दोपहर बाद, शाम या फिर रात्रि का समय। देखिए, आप जब अर्ली मॉर्निंग जाते, क्योंकि जो सनलाइट है उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है जब आप फैब्रिक लेने जाते हैं। आप जब भी कपड़े खरीदने जाएंगे तो आप शॉप में देखेंगे इतनी सारी लाइट्स होती हैं, इतनी सारी लाइट का फोकस करते हैं वो लोग कि आपका फैब्रिक देखने में अपने आप इतना ग्लेयर, इतना लस्चरस, इतना ब्यूटीफुल लगता है, क्योंकि वो लाइट्स का इफेक्ट होता है। जब उसको आप नॉर्मल डे लाइट में देखते हैं तो वो काफी डिफरेंट दिखाई देता है। आप अपने घर पर आके उसको ट्राई करते हैं तो वो बिल्कुल डिफरेंट लुक दे रहा होता है, क्योंकि वो लाइट्स का सारा इफेक्ट होता है। इसीलिए जब भी आप कपड़ा खरीदने जा रहे हैं तो दोपहर के बाद, यानी कि शाम से पहले और दोपहर के बाद के टाइम में, आप आफ्टरनून में आप परचेजिंग कर सकते हैं। वो उस टाइम पर आप फैब्रिक की सही क्वालिटी को, सही चीजों को देख सकते हैं, और कोशिश करें कि बाहर डे लाइट में भी आप उसको आकर देखें, सो दैट आपको पता पड़े कि एक्चुअली में इसमें ये एक्चुअल में कैसा लगता है, क्योंकि उन लाइट्स में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते बाकी जो क्वालिटीज हैं या फिर जो भी नेगेटिव चीजें हैं उसमें। फिर है हमारा क्वेश्चन 24। एक शिशु सहारा लेकर बैठना आरंभ करता है किस आयु में? हमारे पास इसके नोट्स हैं, बट आई थिंक मैंने ये वाले पॉइंट्स पर आपको डिस्कस नहीं किया है, ये शेयर नहीं किया है, तो मैं आने वाली वीडियोस में इन टॉपिक्स को भी शेयर कर दूंगी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, 6 से 7 महीने में। आप ये क्वेश्चन वैसे आपकी डे टू डे लाइफ से भी कनेक्ट आप करके आंसर दे सकते हैं कि 3 महीने का बच्चा सहारा लेकर नहीं बैठ सकता, 3 से 5 का भी नहीं बैठता और 4 से 5 का भी नहीं, बल्कि 6 से 7 महीने का जो बच्चा होता है वो सहारा लेकर बैठना शुरू कर देता है। 25 क्वेश्चन है हमारा। जन्म के समय एक भारतीय बच्चे की औसत ऊंचाई होती है। देखिए, यहाँ पर क्लियरली पूछा हुआ भारतीय बच्चे की औसत लंबाई, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर एक एवरेज हाइट होती है जो जन्म के समय एक बच्चे की होती है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, किस उम्र में बच्चे का आरंभिक वजन 2 गुना हो जाता है? ये हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं, हमने पढ़ा हुआ है, तो इसका आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 27।
दांतों के प्राथमिक सेट यानी कि दूध के दांत में कितने दांत होते हैं, ये भी हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आप मुझे इसका, और ये पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके प्रीवियस पेपर में, तो आप इसका कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताएंगे। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 28। बजट सफल होता है, बजट कब सफल होता है? आय व्यय के संतुलन से, व्यय कम करके, या फिर आय बढ़ाकर, या बचत करके। देखिए बहुत ही सीधा सा और डायरेक्ट आंसर है, आय व्यय के सही संतुलन से आपका बजट सफल होता है। और जब आप में सेविंग्स भी कर रहे होते हैं तो भी आपका बजट सफल होता है। फिर होता है आपका, आता है क्वेश्चन नंबर 29। MMR टीका कितने माह में दिया जाता है? सबसे पहले तो आप मेरे को MMR का फुल फॉर्म बताएंगे कि इसमें हर एक टर्म का क्या मीनिंग है। MMR तीनों का फुल फॉर्म क्या आता है, और उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ कि MMR का टीका कितने महीने पर दिया जाता है। तो इसका सही आंसर है 15 महीने पर। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 30, इन्फ्लुएंजा। इसमें पूछा गया है कि इन्फ्लुएंजा है नजदीकी संबंध या हवा से फैलता है, जल और भोजन से फैलता है, स्पर्श और वस्त्र से फैलता है, या एलर्जी से होता है। तो इसका सही आंसर है नजदीकी संबंध और हवा से आपको इन्फ्लुएंजा होता है। हम इन्फ्लुएंजा को भी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अभी तक हम 100+ वीडियोज अपलोड कर चुके हैं आप लोगों के लिए। टीजीटी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, अगर आप अभी भी टारगेटेड नहीं हुए हैं अपनी स्टडीज को लेकर, अगर मैं अभी एट प्रेजेंट की बात करूं तो 780+ सब्सक्राइबर्स हैं, और अगर हम व्यूज की बात करें तो हमारे पास 50 to 60 ऑन एन एवरेज आपके व्यूज आते हैं, क्योंकि पीपल आर सब्सक्राइबिंग बट दे आर नॉट फोकसिंग ऑन देयर स्टडीज। वो अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आपके क्योंकि सब्सक्राइब करने से, या फिर बुक्स को परचेज करने से, या फिर कोचिंग को ज्वाइन कर लेने से अगर पेपर क्लियर हो जाता तो आज सभी लोग जॉब लेकर बैठे होते। बल्कि आपको करना ये है कि आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आप टाइम निकालें, आप वीडियोस को देखें। अगर आप बुक परचेज कर रहे हैं तो आप थॉरोली उसको पढ़ें। अगर आप कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर रहे हैं तो आप डेली जाएं और अपने साथ में सेल्फ स्टडी भी करें, तब जाकर कोई भी चीज में आप अपनी अचीव कर सकते हैं अपने गोल को। सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करने से आपका बेनिफिट नहीं होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। बचत के लिए धन का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए? ऑप्शन है गहने खरीदकर, घर में सुरक्षित रखकर, कई प्रकार के लाभजनक योजनाएं लेकर, या बीमा पॉलिसी लगाकर। इसका सही ऑप्शन है बीमा पॉलिसीज को लेकर आप बचत के लिए धन का उपयोग कर सकते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 32, बाह्य सज्जा में महत्वपूर्ण है। आपके एक्सटीरियर डेकोरेशन के लिए क्या जरूरी होता है? फर्नीचर, रंग, प्रकाश, पुनरावृत्ति। देखिए पुनरावृत्ति एक मेथड है जिसके थ्रू आप बाह्य सज्जा को कर सकते हैं। फर्नीचर बाहर के लिए जरूरी नहीं होता बल्कि इंटीरियर के लिए जरूरी होता है। बाहर आपके बहुत बेसिक चीजों की जरूरत होती है। प्रकाश भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि जो कलर है, क्योंकि एक कोई भी फैमिली हो, चाहे वो रिच हो या पुअर, वो जो घर है उसको बाहर से पेंट जरूर कराती है। तो बाह्य सज्जा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका कलर होता है, जो कि आपकी घर की जो मुखौटा होता है, जो उसका मतलब बाह्य संरचना होती है, उसको ज्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव बनाता है। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 32। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। जैकार्ड की बुनाई है, जैकार्ड वीव जैकार्ड वीव के बारे में यहाँ पूछा गया है। डिजाइन बुनना कठिन है। इसमें कपड़े पर बड़े सुंदर डिजाइन बनाए जा सकते हैं। कपड़े पर तिरछी धारियों वाली बुनाई होती है। कपड़े के ताने और ऐसे धागों की डिजाइन को बुना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है कि जैकार्ड वीव जो है वो आपके डिजाइन्स बनाने के काम आती है, प्यारे प्यारे मोटिव्स बनाने के काम आती है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। जैकार्ड वीव का यूज आपके फैब्रिक को डेकोरेट करने के लिए, उसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए किया जाता है। फिर है हमारा क्वेश्चन 34। जेवल पानी काम आता है कपड़े रंगने के लिए, कपड़े के रंग पक्के करने के लिए, कपड़े के दाग छुड़ाने के लिए, कपड़े पर चमक लाने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये कपड़े के दाग छुड़ाने के लिए यूज किया जाता है। जब हम लोगों ने स्टेन रिमूवल वाला पोर्शन पढ़ा था तब वहां पर इसके बारे में डिस्कस किया था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन 35 के बारे में। क्रेविंग एक फिनिश है, इसके लिए सूती, सिल्क, ऊनी या नायलॉन, किसमें क्रेविंग जो हमारी क्रेविंग की जो फिनिश है वो की जाती है? तो सही आंसर है आपका सिल्क के लिए।
सिल्क, जिसका जन्म 2500 ईसा पूर्व चीन में हुआ था। रेशम का विकास 4 अवस्थाओं में होता है। जापान के साथ भारत में भी रेशम का उत्पाद होने लगा है। आजकल कृत्रिम रेशा भी बनाया जाता है और क्रेविंग रेशम के लिए एक फिनिश का काम करती है। अगर आपने स्टेप्स पढ़े होंगे कॉटन वाले, आपने सिल्क वाले, तो आपको ये जरूर याद आ जाएगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में। इमली का उपयोग किसे साफ करने के लिए किया जाता है? पीतल को, एल्यूमिनियम को, लोहे को या फिर कांच को? ये हमारे डे टू डे रूटीन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसमें सही आंसर आपको पता होगा। आई एम श्योर कि पीतल को क्लीन करने के लिए हमारे इमली का उपयोग किया जाता है। फिर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 37। मांडला एक फर्श सजावट है, यहाँ का तमिलनाडु, बंगाल, गुजरात या फिर राजस्थान? मांडला कहाँ पर यूज किया जाता है आपके फ्लोर को डेकोरेट करने के लिए? इसका सही आंसर है राजस्थान में।